खानदान को हासिल हुआ। इस खानदान ने टिकट पहले ली, फैसलाबाद में लिया। उन्होंने अजलास बुलाया कि मियां शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला हुकूमत के लिए एक बड़ा मुअम्मा बन चुका है। नून लीग लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए दरखास्तें जमा करवा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा भी कर दी गई है। 8 मई को एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क रवानगी रोके जाने के बाद हुकूमत ने काबीना की मंजूरी से शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया है। 4 मुलज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। अगर उनको इजाज़त देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं और जो सुल्तानी गवाह है उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, वहाँ बावजूद उस पर एतराज़ भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करंटीना करना था और उसके बाद यहाँ से भाग जाना था। जबकि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाक ने वजारत दाखिला के जरिए दायर अपील में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि लाहौर हाईकोर्ट के मुतल्लिक़ा हुकाम से जवाब मांगा, ना कोई रिपोर्ट बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का जो है वो फैसला नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है और वो नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामिन भी हैं। जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटा और बेटी, दामाद पहले ही मफरूर हैं। वजारत दाखिला की अपील में शहबाज शरीफ को फरीक बनाते हुए कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर हतमी रिलीफ फराहम कर दिया। नोटिस के बगैर लाहौर हाईकोर्ट का बैरून मुल्क इजाज़त देने का जवाज़ नहीं था। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की दरखास्त पर उसी रोज़ फैसला सुना दिया गया जो कानूनी असूलों के बरक्स है। वफाक की अपील में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करती है, ये समात पर जो सामने आएगी तो उसे पता चलेगा। बैरून मुल्क जाने से रोकने के हुकूमती एक्शन के खिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट की अदालती इक़ामत के बावजूद एयरपोर्ट पर रोके जाने के खिलाफ शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से भी 2 दरखास्तें दायर की गई हैं, जो कि तौहीन अदालत और 7 मई के फैसले पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दायर की गई हैं। जबकि दरखास्त में 6 सरकारी अफसरान, सेक्रेटरी दाखिला, DGFI और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि अफसरान ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया, लिहाजा नामजद अफसरान के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करके इन्हें सजा दी जाए। कोई एमरजेंसी अजलास जो है वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए बुलाते, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए बुलाते। उन्होंने अजलास बुलाया कि मियां शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाला जाए। इस तरह जुल्म हो रहा है, इनको सवाए इंतकाम के ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के ऊपर एक अजाब है। ये लाहौर हाईकोर्ट की इजाजत के बावजूद बैरून मुल्क सफर करने से रोकने पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर अदालत ने एतराज लगाकर वापस कर दी, जबकि हुक्म पर अमल दरामद के लिए दायर मुतफरक दरखास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज किया कि कोरोना SOPs की वजह से तौहीन अदालत की दरखास्तों की समात नहीं हो रही है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामले जो है वो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद के लिए शहबाज शरीफ की मुतफरक दरखास्त जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी। शहबाज शरीफ की मुतफरक दरखास्त पर जस्टिस अली बाकिर नजफी कल समात करेंगे। दरखास्त पर शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। गैर कानूनी तौर पर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, इसलिए इस्तदा है कि अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए अहकामात जारी करें। सुबह अदालत में समात होगी। शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हाई कोर्ट क्या अहकामात जारी करती है, ये आइंदा समात पर वाज़ेह हो जाएगा। इस केस से मुतालिक एक कड़ी और जो आज वज़ीर आज़म हाउस में नजर आई है, वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़र सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों का हम इजलास हुआ, तो इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ केस में दायर अपील पर भी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के
के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, मुझे किसी से कोई ज़ाती मसला नहीं, लेकिन कौमी दौलत लूटने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुकी है, देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और हुकूमत क्या चाहती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब, PTI के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया जी फ़ारूक हबीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 7 मई को अदालत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। हुकूमत ना सिर्फ रोकती है बल्कि नाम भी ECL में डाल देती है। शहबाज शरीफ अगर जाते हैं फ़ारूक साहब, इलाज की गर्ज से जाते हैं और अगर भाग भी गए तो आवाम तो देख रही है, तो आप लोग जाने दें, अच्छा एक सियासी हरीफ काम हो जाएगा, एक खतरा काम हो जाएगा, एक्सपोज भी हो जाएंगे। नहीं देखें, बात यह है कि आज आप कह रही हैं कि जाने दें, अगर जाने देते हैं कल को कुछ अरसा बाद आप लोग कहेंगे कि क्यों जाने दिया। देखिए मामला कानून के मुताबिक चल रहा है। मामला क्या है, जो शहबाज शरीफ के ऊपर नैब का 7 अरब रुपए का रेफरेंस दायर हुआ है, TTs का केस है, 110 से जायद गवाहान है, 75 गवाह टीटियों से मुतल्लिक हैं। मंजूर पापड़वाला और महबूब फेड़ी वाला कभी लंदन नहीं गए होंगे ख्वाब में, उनकी फेक आइडेंटिटीज को यूज करके पैसा जो है वो पाकिस्तान भिजवाते रहे, जिससे 96H का घर खरीदा गया, विस्परिंग पाइन के फ्लैट्स खरीदे गए, गाड़ियों की कस्टम ड्यूटीज जो है वो अदा की जाती रही। इसके ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो अपना एक धेले का भी हिसाब फराहम नहीं कर सके। अब नैब, जब नैब को ये इख्तियार है कि वो ECL का जो कानून है उसके मुताबिक हुकूमत को लिख सकता है कि भाई ये मुल्ज़म है उनका, इसको जो है वो बाहर जाने से रोका जाए, इसका नाम ECL में डाले। तरीकाकार यही है कि हुकूमत की काबीना की ज़ैदी कमेटी उसके ऊपर अपनी सिफारिशात देती है, काबीना उस पर फैसला कर लेते हैं। हमने फैसला कर लिया। अब ये मंतक देना जी कि छुट्टी, तो आप मुझे ये बताएं, जो 40 साल से इनको करप्शन की खुली छुट्टी मिली हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग करें, जाली अकाउंट्स करें, उसका ना इनसे पूछे। इनका मंतक ये होती है कि छुट्टी वाले दिन अगर कोई ईद की छुट्टी पे कोई डाका मार ले, कोई कत्ल कर दे, कोई जुर्म कर ले, क्या उसकी FIR दर्ज नहीं होगी? क्या कोई इश्तिहारी मुल्क से बाहर भाग रहा हो ईद वाले दिन, तो क्या इदारे ये बैठ के सोए रहेंगे, काम नहीं करेंगे कि नहीं आज तो ईद है, आज तो छुट्टी है, इसको ना पकड़े? लिहाजा इलॉजिकल मंतकें ये पेश करते हैं जिसके अंदर वजन कोई नहीं होता। मामला सादा सा है कि नाम आपका ECL में जो है वो कानूनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए डाला गया है। आपके ऊपर केसेस हैं, आप अपना इलाज पाकिस्तान में करवाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद सख्त बीमार हैं, कीमोथेरेपी पाकिस्तान से करवा रही हैं, कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही हैं, मौजूद है ना फ़ारूक साहब, वो ये कहते हैं कि अदालत का हुक्म है जी, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर 2 दरखास्तें उनकी तरफ से भी दायर कर दी गई हैं, तो उनके पास तो ग्राउंड है जी कि हमें अदालत से इजाजत मिली हुई है। नहीं, देखें बात यह है कि कहाँ अदालत ने हुक्म दिया है कि इनका नाम ECL में ना डाला जाए? अदालत ने ये हुक्मनामा तो नहीं दिया। ये तो जाते हैं, टिकटें पहले बुक कराते हैं, एक रोज़ जो है वो केस लेके चला जाते हैं, उसको जो है हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर हो गई है, उसके ऊपर भी वहाँ पर डिबेट हो जाएगी। वहाँ पर अदालत का हुक्म 1 टाइम परमिशन ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के हवाले से था, उसके ऊपर भी जो है वो अगर वो नोटिस सर्व नहीं हुआ तो अमल दरामद नहीं हो सकता था। लेकिन जो है अब तो मामला ECL में आ गया ना, जब ECL में आ गया तो फिर वो पहले वाला मामला तो कायम ही नहीं रहता, और ECL में जो है वो तमाम तर कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए शहबाज शरीफ को डाला गया है। आपको इनका मंतरा बताना चाहता हूँ कि हुदैबिया केस के अंदर भी इन्होंने यही काम किया, मुशर्रफ से डील की, NRO लिया, मुल्क से बाहर चले गए, कहा केसेस इल्तवा का शिकार हो गए। जब इक़्तिदार में वापस आए तो नीचे शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चार्टर ऑफ लिटोक्रेसी हो चुका था, मुकमका हो चुका था। 2013 में मरकज में इनकी हुकूमत, सूबे में इनकी हुकूमत, मिल के मुकमका करके चेयरमैन नैब लगाया, केस को बंद करवा लिया टेक्निकल ग्राउंड पे। उसके बाद नैब ने अपील दायर नहीं की थी। सही है, सही। फारूक साहब, अब ऊपर जाने की तैयारी भी हो रही है। मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है और उसके बाद फिर वहां से ये फैसला आता जी कि आप जाने दीजिए और ECL से नाम भी निकालें, तो फिर क्या हुकूमती मौक़िफ़ होगा? क्या उसको भी फिर जो है उस पर भी कोई कार्रवाई हुकूमत करेगी? क्या होगा? इससे पहले भी अगर आला अदलिया का कोई फैसला सामने रखा जाए तो उसमें भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुशर्रफ केस के अंदर भी ECL के हवाले से फैसला आया था, तो उन्होंने कहा था ये फैसला जो है वो हुकूमत ने करना है। हुकूमत का मतलब काबीना है और इसको डिफाइन कर चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के अंदर, तो उसके अंदर भी फैसला जो है वो हुकूमत ने ही किया था। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अदालतों में तो ECL के हवाले से अगर ये कोई बात लेके जाएंगे तो तब भी बात होगी ना, जब अगर उस हवाले से कोई फैसला भी आएगा तो उसका हुकूमत जायजा ले लेगी। यानी फिर वही होगा, हुकूमत ने तो फिर जाने दिया। देखें अगर वो तो जाने दिया था तो उसका जवाब तो उस वक्त की हुकूमत ने देनी है ना, जो आज तक जवाब ही नहीं दे सके। वो आज भी अदालत के पीछे छुप जाते हैं, हालांकि फैसला उन्होंने खुद ही किया था परवेज मुशर्रफ को बाहर भेजने का भी।
लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब किस किस्म का कोई मामला होता है तो उसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाता है। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा भेजने का क्या नहीं, देखें, मियां साहब को भेजने का ना भेजने का मामला नहीं है। शहबाज शरीफ को कोई कानून के अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। ये कोई नोखे लाडले नहीं है कि इनके लिए कोई अलग ट्रीट किया जाए और पाकिस्तान का जो आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी जिसने कोई जुर्म किया हुआ है जेलों के अंदर सड़ता रहे, मियां साहब के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, ये नहीं हो सकता। इमरान खान की कमिटमेंट है पाकिस्तान की आवाम के साथ, हमारी 25 साल जद्दोजहद है, इंसाफ की जद्दोजहद है, रूल ऑफ लॉ की जिद्दोजहद है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आना, यही तो जिद्दोजहद है। इसी के ऊपर तो माशरे मजबूत होते हैं, कौमें तरक्की करती हैं। लिहाजा इनको तो नहीं इजाजत दी जा सकती कि आप कानून की वायलेशंस करें और आप जाके पूरी फैमिली के साथ, नवाज शरीफ के साथ, इसहाक डार के साथ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज, अली इमरान के साथ आप भी मफरूर बन के मुल्क से बाहर बैठे रहे। अच्छा फारूक साहब, एक और चीज है, कुछ बातें और अफवाहें इस तरह की गर्दिश करी हैं कि पिंडी वालों के साथ मियां साहिबान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और शायद इसीलिए जो है वो रिलीफ भी मिल रहे हैं। फिर शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि फौज पार्टियों से राब्ते करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो क्या कहते हैं आप, कितनी सदाकत है? क्योंकि जुबैर साहब ने तो बड़ा ब्लंटली खुल के जो है वो इस चीज को माना है कि सुलह हो चुकी है। देखें बात यह है कि फिर जो वोट को इज्जत दो वाली जो बात है वो कहाँ गई? वो तो सवाल आपका इनसे पूछना बनता है। ये तो वोट को इज्जत देने वाली बात करते थे और जो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 का किरदार वहाँ से बैठ के नवाज शरीफ करते रहे हैं, जिस किस्म का बयानिया उन्होंने इदारों के खिलाफ इख्तियार किया रखा, उस बयानिए में और मोदी के बयानिए में तो कोई फ़र्क नहीं था, 1 इंच का फ़र्क नहीं था, जिसको सब मजम्मत करते रहे। पाकिस्तान के मीडिया ने भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। तो लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बात फिर कानून के मुताबिक होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो कानून की बालादस्ती के लिए 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम भी यही चाहते हैं और पाकिस्तान की अवाम भी ये चाहते हैं कि इनसे ये तो सवाल पूछें कि भाई आप अपने पैसों का जो आपके अकाउंट्स में आए हैं उसका सोर्स तो बताएं। नवाज शरीफ तो फिर को कतरी खत ले आए थे, कुछ जाली ट्रस्ट डीड ले आए थे, कुछ ना कुछ तो वो लेकर आए थे ना। आप तो वो भी लाने से कासिर हैं। चले भले उसका मजाक उड़ता रहा लेकिन वो नहीं लेकर आए। यहां पर कंपैरिजन अगर रखा जाए तो वजीर आज़म इमरान खान जिन्होंने सारी कमाई बैरून मुल्क की थी, पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लेकर आए थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल पूछा गया बनी गाला के घर के मुतालिक 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए। इमरान खान ने तो नहीं कहा मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, मुझे मुल्क से बाहर जाने दें बीमारी के नाम के ऊपर। ये जब इनसे एहतसाब होने लगता है, इनकी बीमारियां नजर आना शुरू हो जाती हैं, जब इनसे इनके पैसे का दौलत जो बनाई गई है उसका हिसाब पूछा जाए तो इनको जो है वो बाहर जाना याद आ जाता है। अब मैं समझता हूं कि इसका सिलसिला जो है वो रुक जाना चाहिए और इमरान खान अगर ना हो, आज इमरान खान अज़म का इजहार ना करें तो ये जितना करप्ट होला ये तो लुडियां डालता फिरे। ये लुडियां तो डालते रहे 40 साल इस मुल्क के अंदर, इनको करप्शन की खुली छुट्टी मिली रही है। सही सही। अच्छा फारूक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब दोबारा से ये केस खोला गया तो कहा गया जी बड़े अहम किस्म के सबूत हैं जो कि पेश किए जाएंगे, इसलिए रोका भी जा रहा है, अब इसके ऊपर होगी कार्रवाई और इससे कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन सबूतों की तो अभी कहीं कोई बात नहीं हो रही, बस जो अफवाहें आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि 4 सुल्तानी गवाह जो है वो पेश किए गए हैं और अगर 4 सुल्तानी गवाह मुकर गए तो फिर क्या है आपके हाथ में? नहीं, देखें बात यह है कि केस जो है वो नैब ने बनाया है। नैब ने केस बनाया है, नैब ने सारी इंक्वायरीज की हैं, इंक्वायरीज करके गवाहान को मुरतब करके रेफरेंस दायर कर दिया है। अब मामला ये है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के अकाउंट्स में आई हैं, वो जो टीटियां आई हैं, जो इनके खानदान में टीटियां आई हैं, इनकी सारी दौलत जो 2008 से 2018 में है इजाफा हुआ है वो टीटियों की वजह से हुआ है और कोई इजाफा नहीं हुआ। आपको ये भी बताता चलूं कि इसके बैंकिंग सबूत मौजूद हैं, बैंकिंग एविडेंस मौजूद हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स हैं, ये करप्शन है, ये किकबैक्स है, इसका जवाब शहबाज शरीफ ने देना है क्योंकि इनके ऊपर नैब ने जो केस बनाया है वो नैब ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 9A5 है, एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का केस है। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर, जो वजीर आला रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, जो वजीर आजम रहा हो, उसने ये बताना होता है, लिहाजा इनको बताना पड़ेगा।
सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर ममलकत फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ दूसरी तरफ की राय जो है वो भी ले लेते हैं। बैरिस्टर आजम नज़ीर तारिर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं या शहबाज शरीफ साहब के, उनसे भी जानते हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि जो है वो हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। बहुत शुक्रिया जी आजम नज़ीर तारिर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएगा तारिर साहब के अब नाम ECL में डल गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई दरखास्त कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे भी जो है वो कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में 12 सवालात को बुनियाद बनाया गया और शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए तो उनको वापस लाना मुश्किल हो गया था, और वो फिर मिसाल भी देते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह से वापस चले गए, तो उनकी जमानत भी चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई है, तो फिर दोनों के जाने के बाद किससे जो है वो पूछा जाएगा? देखिए जी, ये तो मैं जैसे शहबाज शरीफ को भी यही कहूँगा हुकूमत के पार्ट पे। बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब का ये आईनी और कानूनी हक है, उन्हें अदालत ने इजाजत दी है। ये सारे हकायक अदालत के सामने थे और अदालत ने वफाक के वकील, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और FIA के लीगल एडवाइजर और उनके डिप्टी डायरेक्टर को सुनने के बाद ये फैसला जारी किया। ये कहना कि ये वापस नहीं आएंगे, ये कोई इल्मे गैब ही है। मियां नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो भी अदालती हुक्म के ताबे गए और अदालत ने जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था उस ऑर्डर में, उसकी तामील में अभी तक उनकी रिपोर्ट्स जमा हो रही हैं। वो कोविड की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ पे सर्कमस्टांसेस आए, उनकी एक तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स और सर्जरीज हैं जो कि वहाँ पे डिले हुई हैं। तो ये शेख साहब पता नहीं इल्मे गैब से कह देते हैं कि इन्हें वापस नहीं आना। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके स्टेक्स हैं यहाँ पे, उनको पार्टी के हेड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत ने मामला जो है वो अदालतों के बीच में डाल दिया है? अगर इस तरह से इसको रखें कि लाहौर सुप्रीम कोर्ट अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर देती है तो फिर आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब के लिए बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप इस केस को आगे लेकर चलेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल जी कि ये इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ जो सरकार गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है कि अबूरी हुक्म के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू नहीं करते। अच्छा। और इसी अदालत में आपने अपना मुद्दा बयान करना है। अच्छा। रही बात शहबाज शरीफ साहब की दरखास्तों की, तो हाँ जी वो हमारा कानूनी हक है, हमने वो दायर की है। अच्छा। और कल के लिए फिक्स्ड है मैटर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर का है, और कंटेम्प्ट में कोर्ट पॉलिसी है कोविड की वजह से वो कैटेगराइज किया हुआ है, वो कल कोर्ट के सामने हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ऑफिस ने आज उसे सही है जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम नज़ीर तारिर साहब। शहबाज शरीफ साहब के वकील हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कानूनी राय जो है वो इसके ऊपर दे रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें कुछ क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट फैंस के लिए एक खबर मौजूद है, पता नहीं कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, क्योंकि मैचेस जो हैं वो दुबई में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। दुबई में अब ये PSL के बाकी जो मैचेस हैं वो वहाँ पर होंगे। कुछ शायकीन जो हैं वो इस पर अफसरदा भी हैं और कुछ शायकीन खुश भी हैं कि कम से कम हो तो रहे हैं। बात होगी इसके ऊपर कि अगर मैचेस शायकीन के बगैर ही होने हैं तो फिर दुबई क्या, पाकिस्तान क्या, आखिर वजह क्या है कि इन मैचेस को दुबई शिफ्ट किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना ने जहां दुनिया की मईशत को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वहीं दुनिया भर के खेलों को भी मुतासर कर रखा है। गुज़श्ता दिनों हमसाया मुल्क भारत में जारी इंडियन प्रीमियर लीग को भी कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में जारी PSL 6 के मैचेस को भी कोरोना के बायस मुलतवी कर दिया गया था। सराय से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक PSL के बकिया 20 मैचेस अबू धाबी में कराए जाने का इम्कान है, जिसका बाकायदा ऐलान जो है वो जल्द ही मुतवक्किल है। 22 मई को टीमें कराची और लाहौर से अरब अमारात रवाना होंगी। ज़राए PCB का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB हुकाम को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से गुज़श्ता रोज़ तहरीरी जवाब मिलने की तवक्को थी। PCB का साथ रुकनी वफ्द मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद है। PCB वफ्द ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों को ऑनलाइन ब्रीफिंग दी। PCB जून के पहले हफ्ते में UAE में टूर्नामेंट बहाल करने का ख्वाहिशमंद है। सराय का कहना है कि खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ 2 चार्टर्ड तैयारों पर अबू धाबी रवाना होंगे। खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अफराद पहले करंतना लाहौर में होंगे।
होंगे, जबकि 7 से 10 रोज का अबू धाबी में भी जो है वो करंदीना करेंगे। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले अफराद की लाहौर में कोरोना वायरस टेस्टिंग होगी। PSL का फाइनल शेड्यूल के मुताबिक 20 जून को ही खेला जाएगा। जरा ये भी बता रहे हैं कि UAE में इजाजत ना मिली तो कराची बतौर बैकअप ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। इस सूरत हाल में PCB दोबारा NCOC से राबता करेगा, क्योंकि गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क में कोविड केसेस की शरह फिर कम हो रही है। मगर शरह जितनी भी कम हो जाए, PSL के तमाम मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। अगर मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे तो बहुत से सवालात इस इवेंट पर फिर खड़े हो रहे हैं। अगर तमाशाई वहां भी नहीं होंगे तो फिर मैचेस पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? और जहां पूरी दुनिया बंद पड़ी है वहां ऐसी क्या जरूरत पेश आ रही है कि PSL का इनेकाद किया ही जाए? क्या कोई प्रेशर है या कोई और वजह है इसके पीछे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन इरफान जहीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान में मैचेस इरफान साहब इसीलिए बंद की गए क्योंकि कोरोना की एक सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक थी। अभी भी मतलब आप उसको बिल्कुल सही तो नहीं कह सकते, आहिस्ता आहिस्ता केसेस कम हो रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल में दुबई में भी मैचेस होते हैं तो शायकीन नहीं होंगे, पाकिस्तान में भी मैचेस होते हैं तो शायकीन नहीं होंगे। तो सवाल जो एक बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा था वो ये उठाया जा रहा था कि फिर दुबई में ये मैचेस क्यों करवाए जा रहे हैं अगर शायकीन के बगैर ही होने हैं दोनों जगह पर? देखें, उसको ओवरऑल सारा डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जब पाकिस्तान में हो रहा था तो प्रॉब्लम्स क्या नजर आई। इनफैक्ट जो बायोस्फीयर बबल था वो इटसेल्फ बायोस्फीयर बबल था ही नहीं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नजर आया कि जो आपका ग्राउंड स्टाफ था वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं था। आपका जो होटल था जिधर टीम्स ठहरी हुई थी उसके अंदर आम लोगों का आना जाना था, शादियाँ हो रही थी, कटिंग हो रही थी, फिर सेम चेयर लिफ्ट यूज़ हो रही थी, फिर आपका जो कॉरिडोर का एरिया था वो ओपन था। तो इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ के बाद फिर एक फ्रेंचाइज ओनर कुछ प्लेयर और कोच को लेके सबको मालूम है कि वो अपने साथ कॉफ़ी पे ले गए। फिर उसके अलावा आपका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया, जो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनकी टीम का एक शूट रखा गया, जिसके लिए जो टीम उनकी आई शूट करने के लिए उनका एक दिन पहले टेस्टिंग हुई और नेक्स्ट डे उन्होंने शूट कर दिया। आप सबको मालूम है कि अगर मेडिकली प्रूवन है कि अगर किसी बंदे को आज कोविड हुआ है तो वो उसका जो रिजल्ट टेस्टिंग में पॉजिटिव आएगा वो 4-5 डेज के बाद आएगा। इसी तरह आफ्टर द शूट वो 3-4 प्लेयर का इस्लामाबाद यूनाइटेड का पॉजिटिव आया और इवेंचुअली फिर दूसरी टीमों का भी प्लेयर्स का आना शुरू हो गया। तो वो इटसेल्फ अगर देखा जाए, फिर कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे जो टीम को जैसे कुछ एक्टर्स की बात करें, कुछ सेलिब्रिटीज की बात करें तो वो भी मिलने आते थे प्लेयर्स को, वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल ये बायोस्फीयर बबल था ही नहीं। और एक प्रेसिडेंट मौजूद था हमारे पास कि जैसे भारत ने पहले अपना IPL लास्ट ईयर करवाया था UAE के अंदर दुबई में, तो वो अच्छा इटसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट उनका हो गया। अभी वो एक पॉइंट छोड़ना चाह रहे थे, एक मार्क छोड़ना चाह रहे थे पूरी दुनिया को कि हम IPL करवा सकते हैं ताकि वर्ल्ड कप भारत में हो। उसी चक्कर के अंदर हमने देखा कि एथिकली वैल्यू वाइज हम लोग काफ़ी एशियन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। तो ये सारी रीज़न थी बेसिकली ना होने की। फिर अब प्रेशर जो आना शुरू हुआ ये राइटली बिल्कुल आया जो फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से। देखिए इसमें 3-4 स्टेक होल्डर हैं। सबसे बड़ा PCB है, फिर आपके फ्रेंचाइज ओनर आ जाते हैं, फिर प्लेयर्स आ जाते हैं और फिर आपके ब्रॉडकास्टर आ जाते हैं, फिर आपकी जितनी मार्केटिंग वाले लोग हैं, सारे ब्रांड्स हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये PSL नहीं होता या ना हो तो आप समझें कि ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्टर वाली सिलसिलाकार बनना शुरू हो जाएगा। फ्रेंचाइजेस के लिए भी, प्लेयर्स के लिए तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लेटर ऑन कवर कर सकते हैं, बट किसी भी इसमें बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा। तो ये सारी सिनेरियो को कंसिडरेशन में रखते हुए ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि होने जा रहा है। और मैं इसको पर्सनली फोर्स कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये नहीं होता तो शायद आपका 1-2 साल आगे आप कर भी ना पाए। तो इस लिहाज से बड़ा जरूरी है, और इसके लिहाज से सेकेंडली अब डिसाइडेड ये है कि कल मोस्ट लाइकली ये सबका टेस्टिंग होगी। जिनके नेगेटिव आएंगे वो फिर 2-3 दिन के अंदर 22 या 23 को ये ट्रेवल कर जाएंगे। और उसमें UAE की जो उसमें रूल एंड रेगुलेशन है, फॉरेन के लिए 7 डेज का क्वारंटाइन पीरियड है, पाकिस्तानी के लिए जो लॉ है वो 10 डेज का है, वो पूरा करेंगे। और नया शेड्यूल भी हमें मोस्ट लाइकली हमें लगता है कि 2-3 दिन में जारी हो जाएगा। हो सकता है कल भी शायद अगर आ जाए आफ्टर टेस्टिंग तो। और एक और चीज़ इसमें यह है कि इसको अब लंबा नहीं रखा जाएगा। जैसे पहले स्केड्यूल हमने देखा तो उसमें 20-22 डेज के मैचेस अभी उसने कंडक्ट करवाने थे, क्योंकि मोस्टली एक दिन में एक मैच था। जो अभी स्केड्यूल आ रहा है होगा उसमें यही मेरी PCB हुकाम से बात हुई, डबल हेडर होंगे। एक दिन के अंदर 2-2 मैच रखे जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इसको वाइंड अप किया जा सके। ठीक है। और जितने लोग भी होंगे वो बायोस्फीयर बबल का पार्ट होंगे। कोई उनमें से ऐसा नहीं होगा, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ है, या प्लेयर्स है, जो शेफ हैं, जो वेटर्स हैं, कोई ऐसा एक मेंबर नहीं होगा। और ये जो कंपनी है ये UK बेस्ड कंपनी है जिसने IPL कंडक्ट करवाया था। ये वही कंपनी है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज फर्स्ट टाइम जो बायोस्फीयर बबल के अंदर हुई कंडक्ट करवाई।
आल्दो के पीसीबी इस पे बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके अलावा चारा कोई नहीं है। अच्छा इरफान, मुझे ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इजाजत है वो उस तरह से नहीं मिली और कहा यह जा रहा है कि कराची को बैकअप के तौर पे रखा गया है, तो अगर इजाजत नहीं मिलती और कराची में फिर आपको मुनाकिद कराने पड़ते हैं, क्योंकि कराने तो हैं ही, आपने बता दिया है कि किस किस्म के प्रेशर्स हैं, और अगर नहीं होगा तो एक डिफॉल्टर जैसी एक सिचुएशन आ जाएगी, फिर आगे आप 2-3 साल शायद उसको ना करा पाए तो एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे ये बताएगा कि कराची में फिर वो इंतजामात जिनकी वजह से कहा जा रहा था कि इसको अबू धाबी में शिफ्ट किया जाए, वो क्या मुमकिन बनाए जाएंगे और किस तरीके से बनाए जाएंगे, अगर अभी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उस तरह के इंतजामात नहीं थे? देखिए वो मोस्ट लाइकली मेरा तो श्योरिटी है कि यूएई के अंदर ही होगा, और एमिरेट्स बोर्ड्स के पाकिस्तानी बोर्ड के साथ बड़े अच्छे मरासम है और ये चीज़ें समहाउ फाइनलाइज हो चुकी हैं, क्योंकि कराची वाली ऑप्शन इनकी होनी तब थी अगर ना उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आता। सिर्फ पेपर वर्क की बात रह गई है, क्योंकि आपको पता है कि उधर भी ईद की हॉलीडेज थी, पाकिस्तान में भी ईद की हॉलीडेज चल रही थी, तो जिसकी वजह से एक ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन और तमाम प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी फ्लाइट्स को बैन किया हुआ है, तो अभी सिर्फ चार्टर्ड प्लेन के थ्रू अलाउ करेंगे वो, जो सिर्फ तमाम स्क्वाड जो प्लेयर्स का होगा और जो दूसरा स्क्वाड साथ ट्रैवल करेगा स्पोर्ट्स स्टाफ, वो लोग ट्रैवल करेंगे, तो चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल, बहुत ही कम चांसेस मैं से कहूंगा कि पाकिस्तान में पीएसएल के मैचेस हों, ये अबू धाबी के अंदर ही होंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी हैं। सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे इरफान ज़हीर साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एंकर पर्सन हैं, और हमें तमाम जो डिटेल्स थे वो दे रहे थे पीएसएल के मैचेस जो अबू धाबी में होने जा रहे हैं, और एक इनको वाइंड अप करना और इस सीरीज़ को कंप्लीट करना कितना इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से भी हमें आगाह कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें फ़लस्तीन और इस वक्त जो गज़ा की खास तौर पर सूरत हाल है उसके हवाले से। एक ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। फ़लस्तीनियों पर इस वक्त क़यामत सुग़रा बरपा है। एक बहुत ही दर्दनाक किस्म की एक तस्वीर हमारे सामने आती है जब भी फ़लस्तीन का नाम सामने आता है, फ़लस्तीन के हवाले से कोई ख़बर सामने आती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एक करारदाद जो है उसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया, और कहा यह गया है कि वाज़ेह तौर पर कहा गया कि क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर इसराइली हमले की जो है वो शदीद मज़म्मत करते हैं, और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बढ़ती ये जो बर्बरियत है वो तशवीश का बाइस है। इसके अलावा आपको बताएं कि एक हफ्ते से इसराइल की बर्बरियत जारी है, 200 हो गई है शौदा की तादाद वहां पर, जिनमें 47 बच्चे और 22 खवातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 20 तारीख को जो है वो जनरल असम्बली का जो इजलास है वो मुनक़िद किया जाएगा, वहां पर जो है इस इशू को उठाया जाएगा। देखा जाएगा कि वहां पर जब इस इशू को उठाया जाएगा तो कोई प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है या नहीं होता। अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, क्योंकि जब भी दुनिया में कोई इशू होता है, अमेरिका सुपर पावर है, वहां पर लोगों की नजरें जाती हैं, वहां पर देखते हैं, लेकिन वहां से तो बड़ी मायूस कुन खबर है कि नेतन्याहू को अमेरिका के सदर ने फ़ोन किया और वहाँ पर फिर जो उनकी बातचीत हुई तो उसके बाद अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म के सामने जब तहफ़्फ़ुज़ात रखे तो वही इसराइल के नाम नहाद ज़ाती दिफा की हिमायत भी उन्होंने कर डाली। और बड़े ही अफसोस की बात है, हम इस तरह के ममालिक को जब देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि इंसानी हकूक़ के बड़े अलम बरदार हैं, लेकिन इस वक्त जो गाज़ा में हो रहा है, जो इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही, और क्यों इस तरीके से वो तमाम चीज़ें होने दी जा रही हैं जो इंसानियत के मनाफी हैं, और एक बर्बरियत की मिसालें जो हैं वो वहाँ पर कायम की जा रही हैं। गाज़ा की क्या सूरत हाल है, फ़लस्तीन में इस वक्त किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, वहाँ पर लोग किस कैफियत का शिकार हैं। फ़लस्तीनी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार जलाल महमूद साहब जो हैं वो आजकल हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं और हमें उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जलाल महमूद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जलाल महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं आपके पास क्या आई हैं कि क्या हो रहा है गज़ा में, और किस तरीके से किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह की खबरें हम सुनते हैं कि बच्चों और ख़वातीन जो हैं उनमें शौदा की तादाद इतनी हो गई है तो दिल खून के आंसू होता है कि क्या उस बर्बरियत का या उस जंग का कोई तरीक़ाकार भी है कि कहाँ पर बमबारी करनी है, नहीं करनी, या अंधाधुंध किस्म की एक जंग जो है वो इसराइल की जानिब से शुरू कर रखी है फ़लस्तीनियों के ऊपर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। सबसे पहले बात तो आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हमें हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जो मोहब्बत है, हमदर्दी है,
फ़लस्तीनियों का साथ है, इसको मैं अपने अल्फाज या अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। बहरहाल मोहतरमा, आपका सवाल का जवाब यह है कि फ़लस्तीन के अंदर तो अगर हम कहें कि क़यामत सुगरा जैसे उर्दू में कहते हैं, वो ये बिल्कुल कम अल्फाज होंगे। इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है, बिल्कुल हमारे फ़लस्तीनियों पे अल्लाह ताला रहम फरमाए कि बहुत ज़्यादा जुल्म है, बर्बरियत का और जुल्म का इंतहा कर दिया गया है। वहाँ पे इसराइल काबिज़ ने छोटे छोटे